हाँ ताहिर, क्यों परेशान बैठे हैं? यार क्या बताऊँ, लाइफ में ना कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तुझे पता है मैट्रिक में मेरे कितने मार्क्स थे? कितने? 97%। अच्छा। 1073 1100 में से। तो ये कोरोना वाले मार्क्स नहीं थे, मेहनत से लिए थे। अच्छा, कौन सा बोर्ड था आपको? उसको छोड़। अच्छा। लेकिन उसके बाद फिर FSC में आया, यहाँ पे 93% मार्क्स लिए और 1023 1100 में से। अच्छा। ये भी कोरोना वाले मार्क्स नहीं थे, मेहनत थे। तो फिर इतने ज़्यादा नंबर लेने के बावजूद क्यों परेशान है? यार उसके बाद मैंने MD कैट में टाइम वेस्ट किया, तकरीबन 3 अटैम्प्ट्स दिए मैंने। अच्छा। लेकिन बहुत ही माइनर डिफरेंस से मैं फेल हुआ, बहुत माइनर डिफरेंस से। मतलब किस्मत ख़राब है। जो समझ लीजिए मेरी डेट अब जो बर्थ है ना वो 13 जनवरी है। तुझे पता है 13 जो जनवरी 13 वर्ड है, ये जो 13 है इसको समझा जाता है। हाँ, एक बैड लक की बात है। तो यूँ कह ले कि मेरे यहाँ 91.2045 एग्रीगेट था। अच्छा। 91.4 जो है स्टॉप मेरिट था। 0.2% डिफरेंस में रुका था MD कैट में। अच्छा। फिर इसी लालच में दोबारा से ट्राई किया, थर्ड अटेम्प्ट में ना। मुझे लगा तो क्रैक हो जाएगा। फिर वो गैप जो था 0.2 का वो और बढ़ गया। और ऐसा ही होता है कि अगर 2 अटेम्प्ट आपने 1-2 दे ली तो लोग रिपीट करते हैं मोस्टली, सेकंड टाइम रिपीट कर लेते हैं, थर्ड टाइम 2-4% लोग होते हैं जिनका रिपीट करने से हो जाता है। अक्सर यही होता है कि जो रिपीट करते हैं वो पहले से भी नीचे आ जाते हैं, क्योंकि वो सेम चीज़ें पढ़ने का दोबारा दिल नहीं करता, बोरिंग लाइफ हो जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखे हैं जो रिपीटर्स होते हैं ना, वो उनके चांस होते हैं सिलेक्शन होने के, उनके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। जो फ्रेशर होते हैं उन बेचारों के, चूँकि नए नए पढ़ा होता है, कुछ होता नहीं होता। लेकिन मैंने 3 दफ़ा रिपीट किया, नहीं हो मतलब मज़ा आया, मतलब नहीं। मेरे साथ जितने भी थे ना जिन्होंने रिपीट किया था उनमें से सिर्फ 2 का ही हुआ था, बाकी बजाय ऊपर जाने के वो नीचे आ गए थे। यानी पिछली बार वो अगर 90 भी खड़े थे तो इस बार 88 पे आ गए हैं या 87 पे आ गए हैं। मैंने खुद भी रिपीट किया था, पहली बार मेरे अच्छे खासे नंबर थे, एग्रीगेट अच्छा बना था। सेकंड टाइम रिपीट किया, फिर पढ़ने का दिल भी नहीं करता और वही चीज़ें सेम बार बार, तो बोरिंग सी हो जाता है पढ़ाई ना, तो इसलिए मेरे और भी नीचे हो गए थे, 87 पे। फिर मैं CA में आ गया। चलो भाई CA करते हैं, CA बनते हैं यार, पैसा CA में। डॉक्टर ना बने तो क्या हुआ, CA तो है ना। तो यहाँ पे आके ज़िंदगी और ज़्यादा बेकार, मतलब यहाँ पे तुझे पता है मेरी लाइफ में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी का नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जहाँ तक MD कैट का दौर था। चाहे मेरे इतने माइनर डिफरेंस से मैं फेल हुआ ना, मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं है। थोड़े बहुत होता है यार, हफ्ता एक मैं परेशान हुआ था, उस बार ठीक हो। CA में जिस कदर लाइफ में मुश्किलात आई है ना भाई, बस ना पूछ। ये तो नाम ही मुश्किलात का है, लेकिन अगर जो इसको झेल गया तो फिर उसके किस्मत ज़िंदगी बन जाती है। सुना तो हमने अभी तक यही है। अभी तू झेल रहे है यार। यहाँ पे बस तुझे क्या बताऊँ, फेलियर्स बार बार फेस करना पड़ रहा है फेलियर्स को। दूसरी बात, लोगों के रवैये भी मतलब वो नहीं रहे, क्योंकि जो मेरे जितने दोस्त थे, अब तेरे साथ रब्ता मेरा बहुत कम होता है। चलो फिर भी तू कभी कोई याद कर लेता है, बड़ी मेहरबानी है तेरी। अदरवाइज जो दूसरे दोस्त हैं वो तो याद तक नहीं करते। वो तो अब बहुत आगे निकल गए ना, मतलब किसी की ग्रेजुएशन हो गई है, किसी की MBBS, और जो रब्ता करते हैं ना उनकी चूँकि फील्ड डिफरेंट होती है, तो वो मेरी परेशानी को समझ नहीं सकते। तो लाइफ इस कदर भाई बेकार हुई पड़ी है, तो इस वजह से परेशान हूँ यार। अभी देखो मैं तुझे एक बात बताऊँ, हमारा एक क्लास फेलो था, उसको तू भी जानता है, वो आज हंगरी गया बैठा है। उसने फजूल से डिग्री की थी। FSC के बाद उसने कोई MD कैट में एक दफ़ा ट्राई किया था, फिर उसने एक फजूल से डिग्री की। क्या नाम था उसका? पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से था। फजूल से डिग्री थी वो, इस्लामाबाद से की थी। इस्लामाबाद की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, आई थिंक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी से की थी। नहीं, एयर से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। हाँ, नेशनल डिफेंस। तो उसके ये आई थिंक सेमी गवर्नमेंट है जो भी। खैर उसके बाद फिर वो उसका हंगरी में मतलब चला गया। वो हंगरी अभी वो स्टेटस लगाए होते हैं उसने स्नैपचैट पे। जेलसी फील होती है, एक सॉर्ट ऑफ जेलसी फैक्टर। बेशक ठीक है, हम गए थे, अच्छी बात है, लेकिन यार दुख होता है कि हम नहीं पहुंच सके। उसके लिए कोई वो नहीं है, चला गया, अच्छी बात है, दोस्त है वो भी हमारा। लेकिन ये दुख होता है कि यार हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ पे आज से 6-7 साल पहले खड़े थे। जेलसी नहीं करना चाहिए, मेरे को में रश का आता है। मतलब ये यार एक बंदा जिसका FSC में जो परफॉर्मेंस थी हमसे बहुत गया गुजरा था वो, ठीक है, लेकिन वो भी हमसे आगे चला गया। अच्छा मैट्रिक में मैं बात बताऊँ, मैट्रिक में मेरा एक क्लासमेट था, उसके मतलब परसेंटेज थी 87%, इतनी है, मेरी 97%, इतना फ़र्क था। आज वो UK गया बैठे, मैं अभी तक पाकिस्तान में रोल रहा हूँ, CA में फंसा हुआ हूँ। मेरी भी मैट्रिक में 90% थी, 97% थी। मेरे 1072 नंबर थे 1100 में से। उसके बाद 1100 में से मेरे FSC में नंबर थे 985। ये भी 90% के करीब ही बनते हैं, 89 बनते हैं।
तो ये कोई बुरे नंबर नहीं थे, इसका ये मतलब नहीं है कि जिनका मेरिट नहीं बना था वो बिल्कुल ही फारिग हैं, तो वो कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए फिर क्या ऑप्शन है? अब सीए में हम तो जैसे आ गए हैं तो सीए तो लंबा चलेगा, लेकिन लोग नहीं समझते ना। अब जो जिनको नहीं पता सीए की हकीकत, वो तो ये समझते हैं यार तुम्हें 4 साल हो गए, तुम्हारी अभी डिग्री नहीं मिली, तुम्हारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तुम्हारा सीए कंप्लीट नहीं हुआ, वो ऐसी बातें करते हैं। वो तो ये समझते हैं जैसे यूनिवर्सिटी में जैसे हिसाब किताब होता है, भाई आपने 4 साल टाइम गुजारना है, आपको डिग्री मिल जानी है। अब यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना। अब यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगता है, ट्रेनिंग होती है, उसके बाद पेपर पास करने होते हैं, आगे फाइनल के पेपर पास करने होते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। और इसमें पासिंग रेशो भी कम है, यानी कि अगर 25% एक पेपर की पासिंग रेशो है, 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उनमें से 75 ने फेल होना ही होना है, 25 ने पास होना है या 30 ने पास होना है। 25 भी तो खुदा खौफ से कह रहा था, वैसे 15% भी होती है किसी सब्जेक्ट में। हाँ, ओवरऑल देखा जाए ना, सीए के फाइनल लेवल का जो होता है, हाँ, वो तो आई थिंक 5% 7% इतने लोग ही कर रहे होते हाँ, हैं। फाइनल की तो और भी कम है। हाँ। अभी फाइनल तक तो हम अभी पहुंच ही नहीं पाए ना, अभी ट्रेनिंग करेंगे फिर आगे फाइनल में जाएंगे। अच्छा, मैंने पेरेंट्स ने तो मतलब यही कहा था एमडी गेट करो, उसके बाद एक प्राइवेट एमबीबीएस का ऑप्शन देता, वो तो मैं अभी भी समझता हूँ कि फजूल था, मतलब प्राइवेट एमबीबीएस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद सीए में मैं खुद आया, पेरेंट्स ने नहीं बताया, उनको तो पता नहीं था सीए क्या होता है। अब मैं चूंकि खुद इस फील्ड में आया, और अब जहरी बात है ये सारे अगर मैं चीज़ें झेल रहा हूँ तो मेरे सर पे इसकी जिम्मेदारी बनती है। तो अब पेरेंट्स को भी बता सकता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, इसमें मेंटल हेल्थ बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, मुझे और वर्ड नहीं मिल रहा। ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है मोस्टली। वो बच्चों के साथ क्या होता है कि वो एक पेपर पे जाके स्टक हो जाते हैं। अब वो फेल हो रहे हैं बार बार, लेकिन वो उन्होंने घर बताया होता है कि अभी हमारे 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, लेकिन वो बहुत पीछे खड़े होते हैं उससे। तो वो इस चीज़ से कैसे ओवरकम करते हैं? यार मैंने एक दफ़ा झूठ बोला था घर में, एक दफ़ा झूठ बोला था घर में, फिर इससे ना प्रेशर और बढ़ता है। मुझे लगा अगले अटेम्प्ट में मैं 2 की बजाय 3 पेपर पास कर लूंगा तो फिर घर वालों को बता दूंगा, लेकिन अगले अटेम्प्ट में मेरा 1 पेपर पास हो गया। अब मैं बड़ा परेशान हो गया यार, अब क्या बताऊँ घर वालों को। अच्छा, फिर इससे प्रेशर और बढ़ता है। फिर मैंने बताया घर में कि 1 पेपर मेरा पास हो गया, यानी अभी उनको ओवरऑल 1 पेपर एक्स्ट्रा बताया हुआ है मैंने। फिर उससे नेक्स्ट टाइम में मैंने ट्राई किया कि मेरे अगर 2 पेपर पास होंगे तो मैं कहूँगा 1 पास हुआ है, 3 पास होंगे तो मैं कहूँगा 2 पास हुए, ताकि वो सारे बैलेंस हो जाएं। तो उस सेल अटेम्प्ट में क्या हुआ कि ना मेरा सिर्फ 1 पेपर फिर दोबारा पास हुआ। तो अब प्रेशर और बढ़ गया मेरे ऊपर। मैंने कहा भाई मैं मार जाऊँगा इस तरह से ना, स्ट्रेस में आके मैंने घर में बता दिया कोई पेपर पास नहीं है, सारे फेल हैं। तो इस बात का करने का मकसद तो ये है ना कि अगर आप सीए में आ रहे हैं तो ये सोच के आए कि अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग से जो लोग आपको पूछते हैं यार कितना टाइम हो गया, कितना रहता है, उनकी बातों को बिल्कुल इग्नोर करना है। आपको जितना भी टाइम लगे, थोड़ा लगे ज़्यादा लगे, वो अपने दूसरों की बातों पे बिल्कुल वो नहीं फोकस करना, अपने आप पे करना है। बेशक ज़्यादा टाइम लगे लेकिन एक दिन ऐसा है क्वालिफाई हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात करना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी अपनी मिसाल दी कि मैं और मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में गलत बताते हैं। मैंने एक दफ़ा ऐसा किया था, दोबारा नहीं, मैंने कहा सच बोलना है बस, चाहे पेपर फेल हो रहे हैं पास हो रहे हैं, सच बताना है बस। क्योंकि इससे ना प्रेशर और बढ़ता है बंदे के ऊपर, फिर वो प्रेशर में आके उस कदर परफॉर्म नहीं कर पाता जो कि अच्छी मेंटल हेल्थ हो ना, उस तरह से एक बंदा परफॉर्म कर पाता है। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं, मुझे पता है, उन्होंने घर में बताया मेरा कैफ हो चुका है, हालांकि उनके 2 पेपर मुश्किल से पास हुए होते हैं कैफ के। अब जहरी बात है घर वाले एक्सपेक्ट करके बैठे हैं इनका सी ऑलमोस्ट होने वाला है, लेकिन रियलिटी होती है कि वो बेचारे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब वो जाते हैं सुसाइडल थॉट्स की तरफ, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, सुसाइड करते हैं। अब अल्टीमेटली पेरेंट्स को ही वो दुख पहुंचाते हैं ना, क्योंकि अगर पेरेंट्स को हम अभी बता दें कि हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि बाद में ना पेरेंट्स को रिग्रेट होता है यार हमें बता देते, बेचारे ने सुसाइड कर ली, उससे बेहतर था हमें बता देते, हम छुड़वा लेते सीए, कोई और कर लेता, कोई और काम कर लेता। जिंदगी से ऊपर मेरे ख्याल में सीए नहीं है। तो इस चीज़ दूसरी बात ये कि सीए मोस्टली पीपल कर लेते हैं, यानी कि 90% अगर लोग ऐसे होते हैं जो सीए कर लेते हैं, 10% होते हैं जो नहीं करते। लेकिन वो जो करने वाले होते हैं ना, उनमें भी बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया होता है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने 5 साल में कंप्लीट कर लिया या 4 में कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप आ रहे हैं सीए में तो ये सोच के आए कि आपका टाइम लगेगा और आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। 7 से 8 साल एवरेज टाइम, 7 से 8 साल एवरेज टाइम, कम से कम 6 साल का टारगेट रखे हो, 6 साल लगने हैं आपको, ठीक है। हाँ, अगर आप आइंस्टाइन लेवल के हैं आपका दिमाग, तो फिर जैसे सीए क्या नाम है उनका, असलान अहमद, 4.5 साल में, 5 साल में कर सकते हो। अदरवाइज जो नॉर्मल इंसान को टाइम लगते हैं ना, कम से कम 6, अदरवाइज 7-8 साल एवरेज लगते हैं। और अगर आप बिलो एवरेज हो तो 10 साल भी लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इतना अगर टाइम पीरियड अफोर्ड कर सकते हो फिर तो आओ, अदरवाइज नहीं आओ भाई, सीधी बात है। तो बस यार मेरे अभी 2 पेपर रहते हैं कैफ के, अब इंशाल्लाह ये हो जाए ना, उसके बाद फिर आई थिंक शायद मैं थोड़ा सा इस प्रेशर से थोड़ा रिकवर हो जाऊंगा। फिर आसानियाँ हो जाती है, बंदे को अपनी डायरेक्शन नजर आ जाती है। अच्छा यार अब तो मेरा हो ही जाना है, अब और कितना फेल हो जाऊंगा, चलो और हो भी गया तो अब तो हो ही जाना है, क्योंकि थोड़े से पेपर रहते हैं फाइनल के और ट्रेनिंग हो रही है, बस साथ चल रहा है, फाइनल कंप्लीट हो ही जानी है।
देख फाइनल लेवल पास हो या ना हो, वैसे तो कोशिश होती है कि पास हो जाए, अगर ना भी हो एटलीस्ट ये तो होता है ना कि आपने CBA का सर्टिफिकेट ले लिया है हाँ। कैफ के बाद, और आपके पास ट्रेनिंग भी है, आप मार्केट में अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हो। अब अभी मेरी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, ओनली सोर्स ऑफ अर्निंग यूट्यूब है, उसमें चंद सौ जो डॉलर्स होते हैं वो बनते हैं। लेकिन फिर सारा दिन घर में रह के, एक ही रूम में रह के 24/7, आपको पता है इंसान की जो दिमागी हालत है बिल्कुल ही फक्ड अप हो चुकी होती है सीरियसली। तो बस ये है कि मैं थोड़ा चाहता हूँ थोड़ा सोशलाइज कर सकूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आऊँ मैं। और ठीक है, अभी जो लोग इसमें है ना आर्टिकल्स कर रहे हैं, वो ना शुक्री का मुजाहरा करेंगे, नहीं आर्टिकल्स बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में जिस फेज में भी आप हो, चाहे बंदा कैफ वो सारी मुश्किल है जब तक आप मेहनत नहीं करते। नहीं, मेरे ख्याल में ब्लेसिंग है हर हमें बस ये है कि अभी मैं अपनी बात करूँ, बस ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा बस ये सोच होनी चाहिए। हाँ, मैं भी वैसे ना शुक्री का मुजाहरा करूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा ड्रीम है। ये अभी हमें ना शुक्री लग रहा है कि यार हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, क्योंकि अभी हमारे साथ और कोई है नहीं। हम घर बैठ के पढ़ रहे हैं या एक क्लास में पढ़ रहे हैं जिसमें 30 बच्चे हैं, उनमें से हमें लग रहा है यार ये सारे हमसे आगे। लेकिन जिस दिन आपने, अब ये बात मेरी गौर करना, अगर आप CA के स्टूडेंट हैं, जिस दिन आप पेपर देने जाते हैं, आपका जो CRN होता है, उस CRN से पीछे की जो लाइनें होती हैं 4-5 लाइनें, यानी कि वो सारे आपसे पीछे। अगर आपका CRN फॉर एग्जांपल 1200 है, तो 1200 से पीछे जितने भी CRN है वो सारे आपसे पीछे, और वो सेम पेपर दे रहे हैं, जो पेपर आप दे रहे हो वही सेम पेपर दे रहे हैं। CRN मतलब रोल नंबर। हाँ, आप किसी भी हाल में चले जाए, मुल्तान के, लाहौर के, किसी भी आपका जो भी आपका सेंटर बनता है, तो आपसे पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक पेपर में फंसे होते हैं, और वो आपसे उनका CRN पुराना होता है। हाँ। फिर आपको रियलाइज होता है यार मुझसे पीछे तो इतने ज्यादा लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे वैसे आपके साथ बात करके ना मुझे थोड़ा सा हौसला मिला, अदरवाइज मैं वैसे सीरियसली अपने आप को बहुत कंपेयर कर रहा था। अब हम असल में देखते हैं ना अपने से ऊपर वालों को, हाँ, जो हमसे मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने 2 अटेम्प्ट में पास कर लिया कैफ को, जिन्होंने 3 में कर लिया, तो हम उनको तो देखते हैं, हम उनको नहीं देख रहे होते जो 8 अटेम्प्ट्स 9 अटेम्प्ट्स में फंसे होते हैं कैफ के अंदर, किसी एक सब्जेक्ट के अंदर, और उनको भी नहीं देखते जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो हम मेरे ख्याल से उन लोगों से बेहतर हैं जो हमारी लाइफ, हमारी जैसी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई, अभी ICAP ने क्योंकि पॉलिसी तो खत्म नहीं की ना, जो बेचारे हो गए हैं उनके लिए अब क्या ऑप्शन है? यही तो अभी उसने एक नया जो है सर्टिफिकेट इशू भी किया है, वो तो ऐसा लॉलीपॉप है यार, उसका तो कोई फायदा नहीं है वो। लेकिन यार एक डायरेक्शन तो है, एटलीस्ट बंदा जो डिस्क्वालीफाई हो जाता था ना, उसने दोबारा से मिल जाती हाँ, वो CA स्टार्ट नहीं कर सकता था अनलेस कि वो पहले BS करे, 4 साल वहाँ लगाए, फिर CA में। तो भाई इतना कोई पागल है नहीं कि सारी जिंदगी पढ़ता रहे वो। अब चलो ये CCA जो है ना, इसमें ये होता है कि आप इसके कुछ 9 पेपर्स हैं गलबन, और जो आपने PRC और कैफ में पास किए होते हैं उनकी बेस पे आपको एग्जाम्पशन मिलती है इसके अंदर, और आपको 1 आध पेपर देना पड़ता है, उसके बाद आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, और फिर आप CA में आ सकते हो। अब जब CA में आओगे ना, तो आपकी जो आर्टिकल्स है 3.5 साल की, वो पूरी आपको नहीं करनी पड़नी, बल्कि उसमें आपको 50% रियायत मिलेगी, यानी आप 1 साल और 9 महीने सिर्फ ट्रेनिंग करोगे। हाँ, ये बस ICAP ने अपने फीस जमा करने का कोई एक तरीका बनाया, हालांकि वो इसको खत्म भी कर देते और डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी को खत्म करते, वैसे ही CA में कंटिन्यू रखते लोगों को, तो भी वो एक ही बात है। अब उधर से भी तो एग्जाम्पशन लेके आ रहे हैं ना, वो कौन सा पूरा कर रहे हैं, तो बस ये एक रेवेन्यू का उन्होंने तरीका ढूंढा है। बाकी वो स्टूडेंट जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण है, और तो कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि ACCA तो आपके पास है ही, ACCA में आप कभी भी स्विच कर सकते हो। वो हालांकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ACCA बेहतर है CA से पाकिस्तान में। यार असल में ना ट्यूटर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब बंदा एक CA में आ जाए ना, जब वो फंस जाए इसमें, तो वो ACCA में चाह कभी बहुत मुश्किल से स्विच कर सकता है। चलो आपके तो फैमिली बैकग्राउंड इस तरह था, या आपके मतलब पेपर्स नहीं पास हो रहे थे इसलिए आपने स्विच कर लिया। अब बहुत से लोग हैं जिनके पेपर्स भी नहीं पास हो रहे, फैमिली बैकग्राउंड भी सपोर्टिव नहीं है, फाइनेंशियली सपोर्टिव नहीं है, अब वो SCA में जा नहीं सकते, क्योंकि SCA में एक पेपर की फीस 40,000 60,000 एक पेपर की फीस है, और कुछ पेपर की तो 1 लाख प्लस है। तो अब ज़ाहिर बात है फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता CA के परसू करने के अलावा, तो पहले कहाँ से ले तो चल बोल। तो बस ये है भाई। और खैर मैं तुमसे बात करके थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हाँ, घर में अकेले बैठ के तो यार यही लगता है, पीछे नीचे से नीचे ही जा रहे हैं, तो मैं चुके तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैं इसीलिए घर से यहाँ पे स्पेशल तुमसे मिलने आया। वैसे iPad भी लेना था, लेकिन तुमसे इसलिए मिलने आया ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूँ, थोड़ा सोशलाइज करूँ। अभी हो गया, ठीक हो गया, बेहतर फील करूँ भाई, बेहतर। सही है, चक्कर लगाता रहे फिर तू हर 10-15 दिन यार तो भाई इल्ज़ाम लगाता है कि तू भाई मेरे टाइम वेस्ट करता है। तो ये वैसे सारा दिन टाइम ही वेस्ट होता है हमारा, इधर और क्या होता है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, जुल्म किस रात को और जाहिल किस बात को, मैं नहीं मानता। ना मान तू, ना मान। बोल सुनने वाले वो बेचारे, उनको पता है।
मैं कितना शरीफ हूँ, जो मैं जो बात करता हूँ हकीकत की करता हूँ। ठीक है, अच्छी बात समझ गया करता हूँ, समझ झूठ गया। नहीं बोलता। ठीक है वो भाई, तुझे जानते हैं, तेरी हरकतों को भी जानते हैं। मेरी किसी वीडियो के अंदर बता दें कि मैंने उनको गलत गाइड किया हो या झूठ बोला हो। नहीं, गलत गाइड नहीं किया, ये बात नहीं कर रहा। वो वीडियो तो सीरियस ही बनाते हैं, लेकिन जो रियलिटी में जानते हैं तुझे, इनमें से कोई 2-4 तो होंगे ना रियलिटी में हाँ जानते हैं, ठीक है। तो उनको तो पता है ना तू कैसा है। कैसे है? अब मैं इस बात तो पहले कहाँ से ले तो रियलिटी में भी मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 95% जो लोग मुझे जानते हैं, 5-10% हर किसी के होते हैं। हज़रत अली का कौल है कि जिसके दुश्मन नहीं होते वो मुनाफिक होता है, जिसके मुखालिफ नहीं होते। तो मेरे मुखालिफ हैं 5-10%, रियलिटी में भी हैं, रियल लाइफ में भी। 5-10% तो नहीं है, 50-60% इतना भी नहीं है यार। जहाँ तक मुझे पता है 90% लाजमी ऐसे लोग हैं जो मेरे इस तो ऑनलाइन की दुनिया से हटके देखना। हाँ हट के देख, 10% ही लोग हैं यार। मेडिकोज हैं कुछ कुछ मेरे कुछ नहीं, वो मेडिको सारे ही हैं। कितने हैं? 6-7 लोग। हाँ तो वो टोटल में, और मेरे रिलेटिव्स में टोटल फ्रेंड है उनसे डिवाइड कर, उनको 60% टोटल फ्रेंड्स मेरे, मतलब वो तो यार टोटल फ्रेंड मैं मानता ही नहीं उनको। मेरे सिर्फ 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं ब्लड हूँ मैं, और एक तू है, एक गिलानी है बस, आदिल नसीब भी है। मेडिको से उनसे क्या प्रॉब्लम है तुझे? उनकी फील्ड से प्रॉब्लम है, उनसे प्रॉब्लम है? कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनको छोड़, उनका हम जिक्र ही क्यों कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ना। मैं तो मतलब अपने टाइम को, अपने एनर्जी को, अपने थॉट्स को इन्वेस्ट करना ही अपनी तौहीन समझता हूँ कि ऐसे लोगों पे। तो मैं जब ज़ेरी बात है जो मेरे मुखालिफ हैं, तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं, उनके बारे में डिस्कस क्यों करें हम, ठीक है ना। तो अब ऐसा तो नहीं है कि 10% लोग भी ना हों आपके मुखालिफ, इवन जो प्रॉफिट्स थे ना उनके भी लोग अगेंस्ट थे। तो हम तो फिर भी कुछ भी नहीं है, हम तो आम लोग हैं। तो मुखालिफ तो होते हैं हर किसी की लाइफ में। अब और वैसे भी स्टार्ट में जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना शुरू किए होंगे आपने, तो नीचे कुछ लोग आते हैं, मजाक बनाते हैं, गालियां भी दे देते हैं, गालियां दे देते हैं सीरियसली। तो अभी जब अच्छे खासे हो गए हैं, फॉलोअर भी हो गए हैं, पता है भाई बंदे का नाम है, थोड़ा सा अच्छी फीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देते हैं। तो अब कम हो गए वो जो हेटर होते हैं वो फैन में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, वो तो उनको आइडिया हो जाता है। अब नए जो आने वाले होंगे वो तो होंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो तो ऐसे नहीं करते होंगे ना। पुरानों को मैंने ब्लॉक किया हुआ है, जिससे मुझे गाली दी। अच्छा पहले यूट्यूब में ऐसा नहीं था कि आपकी गालियाँ जो है ब्लॉक हो सके। अब जितनी भी गालियाँ मुझे पता है, जो तुझसे मैंने सीखी है, सुनी है, तो सारे के सारे वर्ड्स मैंने उसमें ऐड किए हैं, ब्लॉक वर्ड्स के अंदर। अब जो भी मुझे गाली देता है, जैसे कि BC MC वगैरह, MKC वगैरह जितने भी हैं, मैं फुल फॉर्म नहीं पता। हाँ ठीक है। तो इनको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, इन वर्ड्स को भी, ठीक है। अब ये गाली तो दे नहीं सकते, हाँ तनकीद कर सकते हैं, नेगेटिव क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फेलियर्स है, इतना साल लग गए। अबे साले तूने बहन देनी क्या करना है, मतलब सीधी सी बात है। जब मतलब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, अगर तुम मुझे पर्सनली नहीं जानते तो, हाँ पर्सनली जानते हो, रिश्तेदारी करना चाहते हो तो सामने आओ, अपने नाम के साथ आओ। अच्छा मैं इस बात पे ऑफेंड भी हुआ, 1-2 वीडियोस बनाई, मैंने कहा यार इस तरह से तुम लग कर रहे हो, मुझे सच में बुरा लगता है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एक दफ़ा 2 दफ़ा दोबारा ऐसा फेस किया। मैंने कहा ये तो मज़ा आ रहा है भाई, सीधी सी बात है। ये लोग बेचारे क्या करते हैं, इनकी मैंने 10-20 आईडीज ब्लॉक की हुई हैं। अच्छा फिर क्या होता है कि ना ये न्यू आईडी बनाते हैं, उस पर कोई नेगेटिव क्रिटिसाइज करते हैं, गाली नहीं दे सकते। मैं भी गाली नहीं दे सकता क्योंकि फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसी गाली दूँ, ऐसी जिंदगी भर याद रखिए पढ़ में। अच्छा और ये गाली नहीं है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि इनके पास इतना टाइम भी होता है, 10-10 आईडी भी बना लेते हैं ये। सीरियसली मैं देख रहा हूँ, नेगेटिव कमेंट किया हुआ है, क्रिटिसाइज किया हुआ है, उसकी चेक कर रहा हूँ मैं। अभी बनाए, आज ही डेट में बनाए, और आज ही उसने नेगेटिव कमेंट, उसको पता भी चल गया कि ताहिर अब्बास भी एग्जिस्ट करता है, उसको पता भी चल गया है कि मैं कंटेंट बनाता हूँ, उसको पता भी चल गया मुझे इतना टाइम लग गया। भाई आज जिसने आईडी बनाई है उसको मेरे बारे में क्या पता, ज़ाहिर सी बात है ये हेटर्स ही है ना। तो मैं तो कर देता था पहले ब्लॉग, अब नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मेरा नाम सर्च करते हैं, ठीक है, ये मेरी वीडियो पे आते हैं, क्लिक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, मेरी रीच बढ़ेगी, अल्टीमेटली फायदा होगा, मेरा फायदा होगा। भाई 10 सेंट से सही, 5 सेंट से सही, लेकिन मेरा फायदा तो हो रहा है ना, तो मेरे रेवेन्यू में इजाफा कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब को और ज्यादा प्रमोट कर। तो ऐसे लोग बल्कि रिप्लाई करके और इनको भड़काना चाहिए, भाई दे तू गाली, दे और दे। मैं तो रिप्लाई देना ही नहीं चाहता अब, ठीक है। नहीं अगर देगा तो और ज्यादा फायदा होगा ना। नहीं वो फिर उनको समझेगा ये तो यार वो है, इसको तो मजा आ रहा है, ये भी सही बात है वैसे। अच्छा अगर इनको इग्नोर कर दें ना, इनको हम पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करें ना नेगेटिव रिस्पॉन्ड करें, जब इनसे हम इनकी पावर छीन लें, जब इनके पास कोई बचे ना, ठीक है ना, तब बेचारों के जो कि मकसद खराब हो जाता है। उनको लगता था कि शायद ऑफेंड होगा, मैंने ऑफेंड होना छोड़ दिया, तो अब बेचारे नहीं कर रहे। आज के मैं नोटिस करूँ नहीं आ रहे ऐसे कमेंट्स। ऐसे मेरे पास भी 1-2 आ रहे हैं, एक ही बंदा है वो उसका नाम तो उसको छोड़, वो मेरे भी इसमें आता है। हाँ उसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे कुछ है। हाँ छोड़ बस। जब
वो Okay. है बेस, वो ओके लिखते हैं आगे //NI, बस इतना ही लिखते हैं अब। लेकिन वो मेरे ख्याल में वो क्रिटिसाइज नहीं कर हाँ रहा वो मजाक बनाता है, वो मतलब फन क्रिएट करना चाहता है। जैसे थोड़ा सा जानता है वो, ताहिर को थोड़ा सा ज़्यादा जानता है, मुझे तो नहीं जानता खैर। हाँ तो इसकी वजह से मुझे जानता है वो, क्योंकि इसके पास वो पहले आया था, इसकी वीडियोस पे कमेंट करता था। तो लेकिन खैर जो भी है करते रहो भाई, मज़ा आ रहा है हमें तो। बस लाइव में मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। लाइव अगर मैं बैठा हूँ, लाइव पे गालियाँ आ रही हूँ, ज़ाहिर बात है जब बंदा कमेंट्स पढ़ रहा होता है, फिर एक बंदे एकदम से मुंह सर हो जाता है, भाई इसको जराट का थप्पड़ दे मारे। मोबाइल तो दीवार में मारा कर तो जिस दिन गुस्सा है। उससे तो मेरा अपना नुकसान हो गया ना भाई। हाँ ये मैं नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से लिया है यार फ़ोन। अच्छा और कोई बात क्या करनी है, क्या सोचा था? बस यही यार कि जिस भी फेज़ में हो तुम खुश रहो, ठीक है। तुम्हारा टाइम ज़रूर आएगा और इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, और वो वक्त जब तुम्हारा आएगा ना, वो इंशाल्लाह वो वक्त नहीं होगा बल्कि पूरा दौर होगा। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। तो अपने जिस भी फेज़ में हो, चाहे PRC में हो, कैफ में हो, फंसे हुए हो, आर्टिकलशिप में हो, खुश रहो वहीं पे, ठीक है ना। क्योंकि जब ये वक्त गुजर जाता है ना, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है यार वो वक्त अच्छा था। मैं अपनी बात करूं, मैं जब मुस्लिम में था, सॉरी हम कॉलेज की बात करें, नाम नहीं लेना चाहता, नाम तो ले लिया। अब तो आ गया है। अच्छा, तो जब उस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे वो सबसे फजूल तरीन अपने लाइफ के 2 ईयर्स लग रहे थे। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो सबसे ज़िंदगी के सबसे हसीन दौर वो था। हसीन दौर हुआ था कसम से। अभी मुझे आज याद आ रहा है, मुल्तान की सड़कों के ऊपर ना हमारा ट्रिप था। वैसे हम हड़प्पा गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, तो और बस में उनके खिड़कियाँ वगैरह शीशे खुले हुए थे और सर्द हवाएं थी। फुल दिसंबर और जनवरी का महीना था गलबन, और ऊंची ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर चले हुए थे, गाने लगे हुए थे पुराने और जो 90s के हैं। हाँ। सच में मतलब जो एक रोमांटिक नहीं कहना चाहिए, फैंटेसी वाली जो फीलिंग्स आती हैं, मतलब वो मैं अभी याद तक है, मिस मुझे करता याद है, वो हूँ। दिन भी याद है। वो सॉन्ग कौन सा था? सॉन्ग तो मुझे याद नहीं है। हाँ कौन सा? अभी सुन रहे थे कुछ देर पहले। तुम रहते अच्छा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अच्छा ये वाला। अच्छा उस वक्त हमारे जो प्रिंसिपल थे ना, अभी भी अल्लाह उनको लंबी उम्र थे, तो वो कुछ बीमार हो गए थे अभी हाल ही में, अभी शायद ठीक है। तो वो कहते थे हमें कि अभी हम, साफ जाहिर है कि अभी आप जिन लड़कों को देखो ना, कुछ लड़के जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, अपने उसी कॉलेज को गालियाँ देते हैं, यार ये कॉलेज ऐसा है, मैं तो यहाँ पढ़ना ही नहीं चाहता था, मेरा एडमिशन ज़बरदस्ती करवा दिया घर वालों ने, या मैं किसी अपनी दोस्त की वजह से आ गया। हम भी क्रिटिसाइज करते थे। हाँ अपने ही कॉलेज को गालियाँ देते हैं लोग। गाली हम भी देते थे, गालियाँ भी देते थे, या कहते थे यार ये फीस ज़्यादा लेते हैं हमसे। हाँ। अच्छा सहूलियात अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है। खैर मेरी तो फीस भी नहीं थी यार। हाँ अच्छा नंबर भी अच्छे नहीं आते इनके, तो इस तरह की बातें करते हैं, अभी भी लोग करते हैं। तो उस वक्त हमारे प्रिंसिपल कहते थे जब जिस दिन तुम यहाँ से जाओगे ना, यहाँ से निकलोगे बाहर मार्केट में जाओगे, तब तुम्हें आइडिया होगा इस चीज़ का कि तुम जन्नत में रह रहे थे। तो हम उस वक्त भी मजाक बनाते थे इस तरह की बातों का, जो वो हमें इस तरह की बातें करते थे। तो अभी हमें रियलाइज़ होता है यार बिल्कुल ठीक ही कहते थे वो, क्योंकि जो सहूलियात हमें वहाँ मिलती थी, जो पढ़ाई का माहौल उस जगह पे था, वो आज तक कहीं मिला ही नहीं, ना मुल्तान में ना लाहौर में। मैस का माहौल भी। हाँ। क्योंकि हम जब यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं ना, तो मेरे दोस्तों हम जब बाहर जाते हैं सीरियसली, मतलब फजूल एक स्ट्रीट फूड होती है। हाँ। बिल्कुल प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं और इनमें सफाई होती नहीं है। अच्छा हम किसी होटल पे खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे खाना खा रहे हैं, तो 500 रुपये लग जाते हैं 1-2 बंदे को खाने के। अच्छा वो हम फिर ग्रेवी मंगवाते हैं, थोड़ा सा ला के देते हैं, फिर ग्रेवी थोड़ा, इस तरह करके भूख भी मतलब नहीं मिटती। और वहाँ पे जब हम कॉलेज में थे, वहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं थी, भाई तुम 3 प्लेटें खाओ, तुम 4 प्लेटें बिरयानी खाओ। हाँ। कोई लिमिट नहीं थी। और वहाँ पे सफाई का इतना ख्याल रखते थे। हाँ। वहाँ पे मतलब हर तरह की लाइट 1 सेकंड नहीं जाती थी, 1 सेकंड लाइट नहीं जाती थी। यहाँ पे हॉस्टल में आप बैठे हैं, आप 4 घंटे, आपका कल पेपर है और 6 घंटे लाइट चली जाए, आप क्या कर लेंगे? एक दफ़ा मुझे याद है, हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे और वहाँ पे ना एक दफ़ा लाइट चली गई और जनरेटर भी जो लगे हुए थे बहुत बड़े। तो सर ने कॉल की उनको कि ना जनरेटर ऑन कर दो। उन्होंने जनरेटर ऑन किया, दोबारा से बिजली आ गई, तो उन्होंने बिजली पे दोबारा चला दिया उसको। फिर 10 मिनट बाद दोबारा लाइट चली गई। उनको आया गुस्सा, कॉल की, आपको एक बार समझ नहीं आता आपको जब कहा है कि जनरेटर पे चलाएं, तो भाई वो इतने स्ट्रिक्ट थे, मतलब वो पैसों को नहीं देखते थे। अब ज़ाहिर बात है जनरेटर पे जो बिजली लगती है ना, वो महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू जो वापस से आ रही होती है। तो भाई उस चीज़ को बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। अब खाने पे मैं बात करूँ, एक दफ़ा ना एक प्लेट में ना, बिरयानी की प्लेट में गलबन कोई मक्खी थी, इस तरह से ना कुछ आ गया था। तो उन्होंने जो शेफ़ की वाट लगाई थी, आप अंधे हैं सर, आपको नज़र नहीं आता, आप सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे सर। तो ठूस ले बनी।
पीना तूने? तो ये है मेरे दोस्तों, जिस भी फेज में हो बिल्कुल भी हाँ, अगर ज़्यादा ना हो। आप कॉलेज पूछना चाह रहे हैं तो कॉलेज भी बता दें, कोई बात बता नहीं। दिया नाम, मुस्लिम कॉलेज ऑफ मुल्तान। साइंस एंड कॉमर्स। हाँ, ये बिली वाला कैंपस है और हाँ, पूरे मुल्तान का। अगर आप हॉस्टलाइज ढूंढना चाह रहे हो, हॉस्टल भी हो जिसमें और मेस भी हो बच्चों के लिए, एफएससी के बच्चों के लिए या मैट्रिक के भी बच्चे हैं इवन के, तो आप उस जगह पे अपने बच्चों को भेजें, अपने दोस्तों को, भाइयों को, छोटों को। तो उससे बेस्ट कॉलेज आपको पूरे पंजाब में नहीं मिलेगा। ऐसी है। वैसे तो पूरे इस मुल्तान में तो वही है सबसे टॉप पे। हाँ। बाकी भी ओवरऑल देखा जाए, ये जो डीजी खान कैंपस, डीजी खान डिवीजन है या जो भावलपुर डिवीजन है, भावलपुर तो खैर इसमें आता है, तो ये सारी डिवीजन। लाहौर में भी नहीं होगा, लाहौर में कॉलेज अच्छे होंगे, कॉलेज लेकिन वो इस तरह का नहीं होगा कि अंदर ही खाना और सब कुछ, हॉस्टल भी और सब कुछ। अच्छा, हम प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन सीरियसली हम वाकई में इंस्पायर्ड हैं वहाँ की फैसिलिटीज से। हाँ। अच्छा, उनके जो रूम था ना, रूम के अंदर भी कैमरास लगे हुए थे, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके, अदरवाइज पूरी जगह पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कैमरा ना हो। तो वहाँ पे कोई ऐसा इलीगल काम नहीं हो सकता, ठीक है, कि क्योंकि हर चीज़ें मॉनिटर हो रही होती हैं। क्योंकि इवन आपका आज के जो बच्चे हैं ना, वो मोबाइल अपने पास रखते हैं, तब वो इसलिए स्टडीज में अच्छा नहीं परफॉर्म करते। वहाँ पे आपको मोबाइल अलाउ नहीं होगा पहली बात। हाँ, आप अब 15 दिन आपने रहना है, तो 15 दिन के बाद 2 दिन छुट्टी देंगे आपको। पूरे 15 दिन में वो आप मोबाइल अंदर लेके नहीं जा सकते। अब एक बार गेट से एंटर हो गए, मोबाइल अपना बाहर छोड़ के आएंगे। 15 दिन बाद आप मोबाइल का मुंह देखेंगे, उससे पहले आप नहीं देख सकते। मोबाइल आपके कलेक्ट हो जाते हैं और 15 दिन बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और भी है कि वहाँ पे लाइब्रेरीज बनी होती हैं, लेबॉर्ट्रीज जो होती हैं, कंप्यूटर लैब्स बनी होती हैं। वहाँ पे आप जाके अगर कोई आपने रिसर्च वगैरह करनी तो वहाँ पे कर सकते हो। और इसके अलावा हॉस्टल लाइफ में सबसे ज़बरदस्त, अगर मैं 100 आउट ऑफ 10 जो है रेटिंग करूँ ना, तो वो हमारे कॉलेज का हॉस्टल था। उसके बाद मुल्तान में या लाहौर में कोई ऐसा हॉस्टल मुझे नहीं मिला जो प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे प्रॉपर टाइम होता था, इस टाइम पे उठना है, जो यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल होते हैं ना, यूनिवर्सिटी में भी तो ऐसा होता है ना, यूनिवर्सिटी वाले उनको देखते हैं, कंट्रोल करते हैं। वो भी इस तरह के नहीं होते। हालांकि वो भी फीस लेते हैं बच्चों से, वो इतनी लेते हैं जितनी ये यार। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मैं वहाँ पे गया था, खुदा की कसम, मतलब इतना घटिया हॉस्टल लगा था मुझे उनका। पंजाब यूनिवर्सिटी में हर तीसरे दिन तो लड़ाई हो रही थी, कत्ल भी होते थे, पुलिस आई होती है हर तीसरे दिन। तो मतलब हर जगह ऐसे ही माहौल है, इससे बेहतर नहीं मिला हमें कहीं। तो खैर, तो कहने की इस वीडियो का मकसद ये था कि ना, जिस फेज़ में हो उस फेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करो, ठीक है। इंशाल्लाह ज़िंदगी में जब तुम आगे जाओगे ना, तो उस फेज़ को वाकई में याद करके तुम्हें खुशी महसूस होगी कि यार वो ज़बरदस्त फेज़ था, वो ज़बरदस्त फेज़ था। तो लिव द फुलेस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये ना हो कि भाई फ्यूचर में जो फिर रिग्रेट हो, यार उस टाइम पे कुछ ये कर लेते यार, कुछ और एंजॉय कर लेते यार क्या हो गया यार। हमारे 2 क्लासमेट थे, उनका भी जिक्र करना चाहेंगे। एक फुल एक्सट्रीमिस्ट था, दूसरा भी फुल एक्सट्रीमिस्ट था। एक फुल हंसता रहता था, नॉन सीरियस। एक फुल सीरियस बात पे भी हंसता रहता, एक फुल सीरियस था। और उसको कभी भी मतलब, चाहे उसके क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, फिर भी वो बेचारा, यार अब फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, अभी नंबर आ गए हैं, लेकिन बोर्ड में फिर भी ऐसी। हाँ, वो शक्ल ऐसी अजीब सी बनाता था। अगर मतलब खुशी का भी मौका है ना, तो उसकी शक्ल ऐसी होती थी, देख के बंदे गुस्सा आ जाता था, यार ये क्या। अरे शक्ल पे हम बात नहीं कर रहे कि शक्ल उसकी ऐसी थी, मतलब वो ऐसी बनाया करता था थी अच्छी, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी बनाता था। हाँ। अच्छा, उसके ना क्लास में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आती थी, लेकिन फिर भी यार 93 आई है यार, सिर्फ यार 96 आई इस बार यार, सिर्फ 96 है। 4% से रह गई, 100% हो जाती है। हाँ यार, बस 10 चैप्टर तो खत्म करनी है, बस एक रहता है यार, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अच्छा, हम पूरी बुक छोड़ के बैठे हैं, एक चैप्टर करके बैठे हैं, हमें फिर भी तसल्ली हो रही है कि कुछ ना कुछ किया हमने। 1% कर लिया, 10% कर लिए, उसने सारे चैप्टर्स किए हुए हैं। एक टॉपिक रहता है यार लाइफ खराब हो गई यार पता नहीं मेरिट बनेगा यार नहीं बनेगा, सिर्फ 94% आ रही है आजकल। तो आपने ये काम नहीं करना दोस्तों। अब जैसे हो, अब मेहनत करो। ये नहीं है कि मेहनत ही करना छोड़ दो, मेहनत तो करो, लेकिन जितने नंबर आ रहे हैं उसमें खुश रहो यार। क्या कर सकते हैं आप, जितने आ रहे हैं ठीक है। अब ये नहीं है कि रोने बैठ जाओ उस पर। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अपनी तरफ से बेस्ट दो, जब रिजल्ट आ जाए उस पर फिर मुतमईन रह जाओ, अब चाहे पास हो या फेल हो। और ये वीडियो में मैं शुरू में बिल्कुल भी परेशान नहीं था, वो सिर्फ हम एक्टिंग कर रहे थे, तो जो कि हम बातें ये करना चाह रहे थे, ये कन्वे आपको करना चाह रहे थे, ताकि आप जिस फेज़ में हो उसी में खुश रहो। और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा मेरे दोस्तों। इंशाल्लाह हम फिर किसी और वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा मेरे दोस्तों। धन्यवाद मेरे दोस्तों। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों। निक्का।